बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो जो ज़मीन पर है वोटर, वो तो चाहता है कि बसपा में काम हो, लेकिन बसपा के जो ऊपर वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि बसपा जिंदी बचे। वो बसपा को पूरा गर्त में ले जाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं इस बात के लिए कि निकम में पड़े रहो, कुछ करो मत। चुनाव आता है तो चुनाव के 1 महीना पहले, 15 दिन पहले ये लोग थोड़ी थोड़ी हलचल करते हैं, और चुनाव के जो 5 साल पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसमें इनका कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आती है। जिस पार्टी से ये लड़ने की बात करते हैं वो पार्टी रात दिन काम करती है, वो पार्टी जीतने के बाद भी शांत नहीं बैठती है। देखिए, सोशल मीडिया पर हाय हल्ला करने से वोट नहीं मिलता है, वोट मिलता है ग्राउंड पर काम करने से। और ग्राउंड पर काम कितना किया जा रहा है हमारे, उसका वो रिजल्ट आ जाता है चुनाव पर। जब बसपा के लोग इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि वो हार भले ही जाएं लेकिन वो परिवर्तन नहीं करेंगे, वो हार भले ही जाएं लेकिन खुद को अपडेट नहीं करेंगे, वो जीरो पे आ जाएं लेकिन वह नीतियों में परिवर्तन नहीं करेंगे। अरे एक बच्चा भी जब क्लास में फेल हो जाता तो वो भी समीक्षा करता कि मैं फेल किस वजह से हुआ। क्या बसपा का 2012 के बाद कोई समीक्षा मीटिंग हुई है इस बात पे लेकर के कि हम हार क्यों रहे हैं, हमारी हार का कारण क्या है? क्या समस्या की जड़ खोजी जा रही है बसपा में? नहीं खोजी जा रही। बसपा में प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया जा रहा है। बसपा का वोटर चाहता है कि बसपा जिंदा रहे, बसपा बढ़े, बसपा मजबूत हो, लेकिन बसपा के बड़े पदाधिकारी बसपा के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। आज बसपा के अंदर कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, कार्यकर्ता खत्म होते जा रहे हैं और दलालों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और दलालों से जब तक सावधान नहीं रहेगी जो पार्टी, देखिए चमचे चाटुकार कुछ देर के लिए बहुत सुंदर लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ देर के ही बाद वो तुरंत दूसरे खेमे में जाकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या बसपा में आज ज़्यादा हो गई है। बसपा के अंदर जब जब आप बात करेंगे तार्किकता की, तब तब लोग आपके ऊपर टूट पड़ेंगे, गाली करेंगे, गलोच करेंगे, गुस्सा करेंगे, नाराज हो जाएंगे। लेकिन हो जाओ नाराज, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, नाराज हो जाओ। हमें तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त है लेकिन समाज का पतन बर्दाश्त नहीं है। हो सकता है बसपा के नेता मजबूत हो रहे हों, उनके पास धन खूब इकट्ठा हो रहा हो, लेकिन समाज कमजोर हो रहा है। हो सकता है कि वो ये बात जो कहते हैं कि जो बसपा बहुत ऊंचाई पे चढ़ रही है, वो अपनी तरक्की, व्यक्तिगत तरक्की को बसपा की तरक्की मानते हैं, वो समाज की तरक्की को अपनी तरक्की नहीं मानते। समाज डूबता जा रहा, गर्त में जा रहा, समाज पर रोज एट्रोसिटी के केस हो रहे हैं। तुम तो ये कहते हो, चिल्लाते हो कि भैया तुम एट्रोसिटी तुम्हारे ऊपर होगी क्योंकि तुम सरकार नहीं बनाते। अरे वोटर सरकार बनाने के लिए तैयार है, हर बार वोटर तुम्हारा जितना भी तुम, इनको क्या है ना, काम ना करने की इनको आदत पड़ी हुई है, क्योंकि इन्हें जो वोट मिल जाता है वो फ्री में मिल जाता है। जो इनका कोर वोट बैंकर है, जो वो वोटर है, वो बिना मेहनत करे मिल जाता है। उन्हें लगता है अरे ये कहाँ जाएगा, कूटेगा पिटेगा छितेगा हमारे पास आएगा। तो ये तो ऐसे ठप्पा लगाए हुए लोग हैं, होलसेल में वोटरों की बिक्री हो रही है जी। कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। वोटर रो रहा, चिल्ला रहा, चीख रहा, कह रहा बसपा मजबूत हो, लेकिन बसपा का नेता और पदाधिकारी ये कहते हैं कि जी हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सच्चाई ये है कि बसपा के अंदर तार्किक लोगों की सुनवाई नहीं है। लेकिन निर्देश जी, 2012 के बाद से 2023 आ गया है और बसपा लगातार चुनाव हारती जा रही है। कहाँ कहाँ आपको खामी दिखती हैं, सही शब्दों में बताइए। ये तो वो बताएं, वो चमचे बताएं जो ये कहते हैं कि जो निर्देश दीदी है वो गलत बोलती है, वो हमारे ऊपर क्या कहते हैं, बुराई करती है, बसपा के खिलाफ बोलती हैं। जब हम तार्किकता पे बात करते हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि बसपा विरोधी है, ये बसपा के साथ नहीं, ये समाज की गद्दार है। इस तरह के गंदे वाहियात बेकार के मतलब क्या बताऊं मैं उन लोगों के बारे में जिनकी बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है। वो ये कहते हैं कि जी जितने भी तार्किक लोग बसपा पे बात करते हैं वो बसपा के दुश्मन हो गए हैं, यानी कि वो जो बसपा को धीरे धीरे दीमक की तरह चाट रहे हैं, खा रहे हैं, वोटर को भी तोड़ रहे हैं, वो लोग तो बसपा समर्थक हो जाते हैं। और हम जैसे लोग जिनके माथे पर ठप्पा लगा हुआ है कि ये तो बसपा ही है, जिसने बसपा का ना आज तक कोई पद लिया, ना पैसा लिया, ना पावर ली, ना सुरक्षा ली, आज तक अगर हम पे मुसीबत आई तो हमने अपने दम पर बोला है। बसपा का कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी किसी भी मुसीबत पड़े आदमी के साथ खड़ा नहीं होता। क्यों खड़ा नहीं होता? जब ये नहीं जाएंगे, बीजेपी के छोटे से छोटा कार्यकर्ता पे भी मुसीबत पड़ेगी ना, कार्यकर्ता नहीं भी और उन्हें ये पता चल जाए कि ये वोटर है तो उसके घर जाएंगे, उसकी मुसीबत सुनेंगे, वो वोटर को मजबूत कर लेते हैं। वो एक एक वोट पे काम करते हैं और ये एक एक कम्युनिटी तक को छोड़ देते हैं। इनके साथ एक जाति के अलावा दूसरी जाति को जोड़ने की आज क्षमता नहीं बची है। कहाँ समीक्षा? समीक्षा कहाँ है भाई? सब समीक्षा के बाद परिवर्तन क्या होता है? मान लो एक दलाल हटाया, दूसरा दलाल बिठा दिया, दूसरा दलाल हटाया, तीसरा दलाल बिठा दिया। देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी और मान्यवर कांशीराम साहब भी यही कहते थे कि जब तक किसी भी आदमी को राजनीतिक जगह बिठाने के पहले वो 8 से 10 साल, 5 साल समाज में चप्पल घिस के काम करके आया हो। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। बीजेपी में कोई नेता जाता तो पहले आरएसएस में 5 साल 10 साल उसकी चप्पल घिसवाई जाती है, उसे पैरों में बिठाया जाता है, उससे आरएसएस का ऑफिस साफ कराया जाता है, लेटरिन टॉयलेट तक साफ कराया जाता है, पोछा लगवाया जाता है, और जो उसके सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी पूरी तरीके से उससे गुलामी कराई जाती है और उसकी विचारधारा के लिए उसको पूरा ठोक पीट के मजबूत कर दिया जाता है कि विचार ही सब कुछ है। बीजेपी अपने विचार पर टिकी हुई है, बसपा अपनी विचारधारा से हट रही है। यही कारण है कि आज
इस देश के अंदर जिसको राष्ट्रीय स्तर की तीसरी पार्टी कहा जाता था, आज वो पार्टी गिनती में नहीं है। आज बड़ा दुख हो रहा है देख करके, सुबह से एग्जिट पोलों को देख करके कि कांग्रेस और बीजेपी हो रहा है, लेकिन बसपा को कहीं सुनाई नहीं दिया जा रहा। बसपा के लोग वहां पर एंकरिंग करने तक के लिए तैयार नहीं है। क्या कैडर कंपनी हो रहे हैं बीएसपी में? कहाँ है कैडर कैंप? कैडर का तो जो बेस था ना, वो तो सारे ही खत्म करके रख दिया। यही कारण है कि आज 5वां छठा चुनाव है जो हारते चले जा रहे हैं, और इन चुनावों से पता चलता है कि हम कितने मजबूत हो रहे हैं। देखिए, लोग अभी हमने बसपा के बड़े पदाधिकारी, छोटे पदाधिकारी, सबसे हमारी चर्चा होती रहती है। जब हमारी चर्चा होती है तो हम यही पूछते हैं कि क्यों ऐसा, क्यों हमारी हार बार बार, हमें करारी हार क्यों हाथ लगती है, इतनी मेहनत करने के बाद क्यों हार लगती है? तो वो दो बातें बोलते हैं। पहली बात बोलते हैं कि सामाजिक संगठनों ने बसपा को नुकसान पहुंचाते, सामाजिक संगठन, पहला सवाल। दूसरा उनका ये था कि बसपा चाहे जीरो पे आ जाए, लेकिन बसपा जो है अपनी नीतियों के साथ समझौता नहीं करेगी। दो बातें। अब मैं इन दोनों बातों पे पहली बात को मैं क्लियर करना चाहती हूं कि वो कहते हैं सामाजिक संगठन जितने भी हैं, जितने सामाजिक हैं, जिनकी अपनी राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं, वो लोग उसी विचारधारा पर काम करते हैं जिस विचारधारा को बीएसपी करना चाहती है। जो बीएसपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों को करना चाहिए, वो काम सामाजिक संगठन छोटे छोटे अपने संसाधनों से करते हैं, विचारधारा का काम। और मान्यवर साहब भी कहते थे कि राजनीतिक सत्ता के गलियारे भले शून्य हो जाए, लेकिन सामाजिक धार जो है, समाज में सामाजिक परिवर्तन की धार जो, वो हल्की नहीं पड़नी चाहिए, वो मजबूत होनी चाहिए। तो सामाजिक लोगों पर ये अपनी हार का ठीकरा फोड़ देते हैं। जब चुनाव होता तो चुनाव से पहले कोई नेता ये नहीं कहता कि ईवीएम में गलती है। जैसे ही चुनाव हार जाती है, अब देखिएगा कल का क्या आएगा बयान, कल ट्वीट होगा एक, ईवीएम के जरिए हमें हरा दिया गया। लेकिन ये कोई नहीं बताया हमारे निकम्मेपन ने हमें हरा दिया। अरे जब वो गली मोहल्ले में उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष गली गली वोट मांगता है, पर्चा पंपलेट बांटता है, एक एक आदमी को पैर छूता है, तुम्हारा तो छोटे से छोटा पदाधिकारी भी इतने घमंड में घूमता है, वोटर से बात तक नहीं करता, तो कैसे तुम उसको अपनी ओर लाओगे? तुम उसके दर्द में जाके कभी नहीं बैठते, उसके दुख में जाके कभी खड़े नहीं होते। वो चाहे दिखावे के लिए जाए, लेकिन जाता है। आकाश आनंद जी, देखिए जो कर रहे हैं अच्छी बात है, मैं आकाश आनंद जी पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि उनको जो मिला है अब वो उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी प्रैक्टिस बहुत साल से क्या है, सोशल वर्क में बोलने की रही है, चलने की रही है, घूमने की रही है, फिरने की रही है, नए नए लोगों से बातचीत करने की, उनकी साइकोलॉजी समझने की, अपनी बात रखने की रही है। जब किसी व्यक्ति ने बचपन से वो काम करा ही नहीं है, एकदम से आप उसको झोंक दोगे तो आप क्या उससे ये उम्मीद कर रहे हो वो एकदम से उस पहाड़ को उठा करके एकदम जीत के दिखा देंगे? भाई आकाश आनंद अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। वो एक इस राजनीतिक उनके लिए एक नई चीज हो सकती है। उनका वो ग्राउंड बैक वो भले ही रहा है, लेकिन उनकी जो शुरू से जो संघर्ष है वो ऐसा नहीं रहा जमीन का। पर वो आकाश आनंद कर रहे हैं, अच्छी बातें करें हो, हमें लगता है भविष्य में अच्छे लीडर बन के भी उभरे। कोई भी चीज माँ के पेट से नहीं सीख के आता, कोई व्यक्ति यही सीखता है। देखिए, केवल चंद्रशेखर की बात नहीं करेंगे, अगर यहाँ बात करते हैं तो इस समाज में जितने भी राजनीतिक दल बने हुए हैं वो सारे जो बिखरे बिखरे रहेंगे, उससे बसपा कमजोर होगी। और जो और अन्य जो दल बसपा के खिलाफ हैं या अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करने के लिए जोर लगा रहे हैं, वो खुद भी कमजोर होंगे। क्योंकि डिवाइड एंड रूल बीजेपी का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। ऐसी आपको जातियों में बांटा, ऐसी आपको पार्टियों में बांट दिया। पार्टियों में बांटकर आप वो खुश हैं। अगर कोई पार्टी बीजेपी देखेगी कि बसपा के खिलाफ या देश की कोई भी दलितों की कोई पार्टी उभरेगी, अब वो ये देखेगी इसके पैरेलल कौन सी लाइन दूसरा नेता खड़ा हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसके साथ में पैक्ट करेंगे कि ठीक है तू थोड़ा सा मजबूत होता। यानी कि जैसे ये उठा, अब इसके बगल में ये, इसे अब ये चार खड़े कर दिए, अब ये चार अपना अपना अलग अलग दिशाओं में जोर लगा रहे हैं, लेकिन एक अकेली बीजेपी वहां पर दाव खेल जाएगी। उधर आप देखेंगे इंडिया गठबंधन के नाम से उन्होंने भी नेताओं को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके भी अंदर ईमानदारी नहीं थी, धोखा दिया। यही कारण है कि आज कांग्रेस का भी जो हाथों से खिसक रहे हैं राज्य, ये इसी वजह से जा रहे हैं, क्योंकि ढोंग और दिखावा और सच्चाई में अंतर होता है। देखिए, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में भी बीएसपी की जो है सरकार बनते बनते रही है। एक बार मान्यवर कांशीराम साहब तो उस समय भी जो है वहाँ पे सीटें निकली हैं, मध्य प्रदेश में भी सीटें निकली हैं। और इस बार बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, बसपा के लोग, है ना। हमें भी उम्मीद सी लग रही थी कि हो जाए, अच्छी बात है, कम से कम एक राज्य में कुछ तो खड़ा हो। लेकिन और जितने निकम्मे नकारा लोग थे वो यही कह रहे थे कि देखिए आर एस प्रवीण जी कितना काम कर रहे हैं। अब उन नकारा निकम्मे भी सवाल का जवाब दें कि वहाँ पे तो जीरो हो रहा है। वहाँ हम सुबह से एग्जिट पोल में ये देख रहे हैं कि कोई एक भी नाम आए। एग्जिट पोल नहीं, रिजल्ट है। हाँ, रिजल्ट देख रहे हैं हम कि वो दिखा रहे हैं, रिजल्ट दिखा रहे हैं, लेकिन उस रिजल्ट में ये निकल कर आ रहा, अभी शाम हो चुकी है, अब तो लगभग सब कुछ एंड तक चल रहा है। इस हालत में भी आप ये देखेंगे कहीं पे बीएसपी का कुछ अता पता नहीं है, और रिजल्ट में हम लोग जीरो जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं जीरो? अगर जीरो की बात करेंगे तो वो इसका कोई ना कोई बहाना बताएंगे, लेकिन काम का नहीं बताएंगे। दूसरी बात, आज बीएसपी अगर जीरो पे आ रही है तो इसका कारण ये है कि वो जीरो पे आकर भी बसपा के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा तो बहुत गिराव बढ़ रहा है, हमें तो ऊपर से आदेश मिला हुआ, हम तो ऐसा ही काम करेंगे जैसा हम कर रहे हैं। वोटर पे जाकर
करके आप देखिए एक जाति के अलावा दूसरी जाति को जोड़ने की क्षमता आज बीएसपी के किसी भी लीडर में नहीं है। देखिए राजरत्न अंबेडकर जी अगर कांग्रेस के मंच पे जाते हैं, हालांकि वो वीडियो मैंने देखी है और बड़ा दुख सा हुआ कि जिस कांग्रेस से लड़ते लड़ते बाबा साहब अंबेडकर की पूरी जिंदगी निकल गई, उनका सारा साहित्य पढ़ो तो उनके सामने जो सबसे बड़ा विलन खड़ा था वो कांग्रेस थी, गांधी जी थे। और गांधी जी और कांग्रेस के ही थॉट से पूरी जिंदगी लड़ते रहे, उनसे लड़ते लड़ते सारे अधिकार उन्होंने इस देश के अंदर अछूतों को, दलितों को और ओबीसी को दिए। उसके बावजूद मैं ये हैरान हूं कि मेरे जैसी सामाजिक कार्यकर्ता कांग्रेस के मंच पर जाने को राजी नहीं है। तो बाबा साहब अंबेडकर के वंश से कहने वाला एक व्यक्ति जो खुद को कहता है कि मैं बाबा साहब अंबेडकर का वंशज हूं, बाबा साहब अंबेडकर का एक्चुअल वंशज, बाबा साहब अंबेडकर का एक्चुअल खून, कैसे उस कांग्रेस के मंच पर जाकर के कह सकता है कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ आ जाओ? ये कौन सा शगुफा छोड़ रहे हैं, कौन सा हाय हल्ला मचा रहे हैं, कैसा किस तरह का झूठ बोल रहे हैं, किस तरह का समाज को गुमराह कर रहे हैं कि भाई अब बीजेपी से नुकसान हो रहा है इसलिए आप कांग्रेस के साथ आ जाओ। वही कांग्रेस जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को खून के आंसू रुलाया, वही कांग्रेस जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर की रहस्य में हत्या करी। आज अगर हम नानक चंद रत्तू को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बाबा साहब अंबेडकर नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, उनके पीछे कहीं ना कहीं साजिश थी। आज तक नहीं खुल के आया राज के रातों रात कैसे उनके साथ ये घटना हुई। तो ऐसी कांग्रेस के मंच पर जाकर के राजरत्न अंबेडकर जी क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या जनता को गुमराह करना चाहते हैं, अपने समाज को गुमराह करना चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ चले जाओ? अभी तक तो आप शोर मचा रहे थे कि मैं बसपा के साथ हूं, बसपा के साथ, बसपा की बात करते करते आप कांग्रेस को प्रमोट करने लगे। ये किस तरह का चेहरा? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। समाज तुम्हें इसलिए आगे बढ़ा रहा है कि तुम में ये देख रहा है कि तुम बाबा साहब के वंशज हो, तो तुम में कुछ हमसे एक्स्ट्रा होगा, कुछ अच्छा होगा। तुम में बाबा साहब अंबेडकर की झलक देख रहे हैं। वो बाबा साहब अंबेडकर, जब बाबा साहब अंबेडकर को क्या कहते हैं, उन्होंने शास्त्री जी, क्या नाम है उनका, एक सोहनलाल शास्त्री जी ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस आपको पूरी तरीके से बदनाम कर देगी और कांग्रेस आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मैं वो सोना हूं, मैं कितने भी बड़े कोयले में क्यों ना पड़ा रहूं, मैं कितनी भी आग में क्यों ना पड़ा रहूं, मेरी जो चमक है, मेरा जो विश्वास है समाज के प्रति काम करने का, वो कम नहीं होगा। ऐसा तपने वाला सोना, ऐसा तपने वाला व्यक्तित्व के घर से निकला हुआ एक बंदा जो बाबा साहब का बच्चा होने के नाते समाज से सुर्खियां बटोरता है, समाज से सम्मान देता है। हमने भी उनके बड़े बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराए, उनको सम्मान दिया, मंच दिया, केवल इसलिए कि हमारे मन में कहीं ना कहीं एक आस्था थी कि बाबा साहब के परिवार से है। ये भी कहा गया था कि बाबा साहब ने कहा था कांग्रेस के 25 पैसे के आप जो मेंबर मत बनना, और राजरत्न जी जाकर मंच साझा कर रहे हैं उनके। बहुत बहुत दुखद है ये। ऐसे लोग जो पिछले कितने सालों से उन पे समाज, पहले आप समाज में अपनी एक समाज पे आप फोकस लाइट करें कि समाज आप पे फोकस करने लगे, फिर आप एक जब फोकस समाज का आप पर होने लगे तो आप किसी स्पेशल मंच पे या उनके दुश्मन के मंच पे जाकर के आप कहें कि मैं इनके साथ हूं, तो वो जो आपके समर्थक हैं वो आपके साथ आएंगे। ऐसा राजरत्न अंबेडकर जी अगर सोचते तो वो गलत सोचते हैं। इससे जो वो मध्य प्रदेश गए थे, छत्तीसगढ़ गए थे, तो उनके पैर धुले थे ब्राह्मणों ने, उनके पैर धो करके उनके पैर अपने हाथों से धुले और राजरत्न अंबेडकर जी बड़े आराम से बैठ करके पैर धुलवा रहे हैं। ये क्या परंपरा? जिस परंपरा के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, जिस सिस्टम के खिलाफ आप रात दिन बोलते हैं जगह जगह, उस सिस्टम में आप जाकर के अपने पैर धुलवा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की हार ने यह साबित कर दिया कि आपको सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर का वंशज होने के नाते आपको सम्मान दिया जाता है। अगर आप कांग्रेस के या बीजेपी के दलाल बनेंगे तो आपको नकार दिया जाएगा। ये कांग्रेस की हार से पता चल गया। वो तो जमूरे हैं, वो सोशल मीडिया पर कुछ भी कहते हैं, बहन जी को पीएम बनाएंगे। जमूरों का कोई वो बेस थोड़ी होता है, और जमहूरियत की कोई अंत नहीं होता है। आप एक जमहूरियत से निकलेंगे दूसरी जमहूरियत आ जाएगी। पीएम बनाएंगे, कितने कैसे बनाएंगे पीएम बनने का रोड मैप क्या है? उनसे पूछिए जरा, कितने एमपी चाहिए हमें पीएम बनने के लिए? आप देखिए राज्य में चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तो इनके पास में कोई प्लान नहीं है। बात करते हैं पीएम तक की, हम तो कहते हैं बहन जी पीएम बने। पीएम भी अगर बना सकते हैं ना तो हम जैसे सच्चे लोग बना सकते हैं। दलालों के बस की नहीं है पीएम बनाना भी, लेकिन हम जैसे सच्चे लोगों को तो किनारे करके एक तरफ रद्दी समझा जाता है। ये सोचते हैं कि अरे छोड़ो जी, ये तो क्या कहते हैं, हम में सुधार की बात करते हैं, क्योंकि हम सुधार की बात करते हैं ना तो इन बिगड़े हुए लोगों में सुधार करते हुए तकलीफ होती है, इसलिए हमसे बचते हैं। तो जो बीएसपी का अभी तक राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ है पार्टी होने का, वो क्या छिन जाएगा? ये खोने जा रहा है। अगर इसी तरह की इनकी हरकतें रही, काम नहीं करेंगे और काम करने वाले लोगों को इग्नोर करते रहेंगे, वोटर के साथ खड़े नहीं होंगे, अगर एक जाति के अलावा दूसरी जाति, एससी में इन्होंने केवल एक चमार जाति को मान लिया, दूसरी जातियों के साथ ये जाएंगे नहीं। अगर ये बीजेपी कांग्रेस से लड़ने की बजाय सपा और दूसरी पार्टियों के साथ झगड़ा करते रहेंगे तो ये इनका पतन होना जाहिर है। क्योंकि बहुजन का मतलब केवल एक जाति नहीं है, बहुजन का मतलब केवल यादव नहीं है, बहुजन का मतलब केवल पासी नहीं है, धोबी नहीं है, खटिक नहीं है, तेली, तमोली, चमार या फिर जाटव नहीं है। बहुजन का मतलब है इन सारी जातियों का एक गुलदस्ता जब एक जगह इकट्ठा होता तो उसको बहुजन कहा गया। और ये बिखरे हुए लोग कहते हैं कि हम सत्ता तक जाएंगे, तो ये झूठे सपने हैं।